आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची में ICFI विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। मंत्री इरफान अंसारी ने 76 चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत। हजारीबाग में विधानसभा की सामान्य परियोजन समिति की बैठक, विधायकों ने उठाई अपनी अपने क्षेत्र की समस्याएं। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की धूम, उज्जैन के कलाकारों ने बांधा समा। अररिया की छात्रा बीबी अशराना बनी बिहार टॉपर, इंटरमीडिएट आर्ट्स में हासिल किया 5वां रैंक। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि रांची के डोरंडा स्थित जापवन के सौर्य सभागार ICFI यूनिवर्सिटी का छठा दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस खास मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और बताते चले कि समारोह में साल 2025 के कुल 292 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई और जबकि 8 छात्रों को PhD की उपाधि दी गई। और इसके अलावा 10 गोल्ड मेडल और 10 सिल्वर मेडल जीतने वाले छात्रों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में जरूर करें। कार्यक्रम में प्रशासनिक और शैक्षणिक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर रांची में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लगभग 76 संविदा आधारित चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए मैं पूरे संकल्प के साथ झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने में लगा हुआ हूं। जब उन्होंने कहा कि जब मुझे ये विभाग मिला था तब व्यवस्था जर्जर और उपेक्षित थी, लेकिन आज उसी व्यवस्था को सुधार कर हम एक नया अध्याय लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है स्पष्ट है और उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज, मजबूत स्वास्थ्य और व्यवस्था और ऐसा भरोसा कि आम जनता गर्व से कह सके कि सरकारी अस्पताल की उत्कृष्ट सेवा दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है नियुक्ति पत्र और सेवा का अवसर। आज हम उनके सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर को जरूर सम्मान करें। और हजारीबाग में रामनवमी को लेकर आयोजित मंगला जुलूस में उज्जैन से आए 40 कलाकारों ने प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी की भव्यता को कोई नहीं रोक सकता। रामनवमी के इस ऐतिहासिक पर्व पे सब राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। और मैं खास माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके समय रामनवमी जो है हम लोगों की जो एकदम विश्व प्रसिद्ध है और भी उभर के लोकप्रिय हो रही है और भी रोचक हो रही है और भी शानदार हो रही है। तो इसलिए माननीय विधायक जी को मेरी तरफ से क्षेत्रवासी होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले, इसके लिए कुछ प्रदान किया जाएगा आगे? क्या राजकीय महोत्सव का दर्जा देना चाहिए इस पर्व को? नहीं, देखिए हम लोग जिस पारंपरिक तौर पे रामनवमी करते आए हैं वो रामनवमी होगी। डीजे बजेगा, जुलूस निकलेगा और हम लोग पूरे उत्साह और जोर से रामनवमी मनाएंगे। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें इससे रोक सकती है। हजारीबाग में रामनवमी पर्व के अवसर पर आयोजित मंगला जुलूस के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय निरीक्षण किया। बता दें कि प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जुलूस मार्ग का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस दौरान पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा दिया। और हजारीबाग में विधानसभा की सामान्य परियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 6 जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कई विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहे और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। चर्चा के दौरान योजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई ताकि जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंच सके। देखिए, सामान्य परियोजन समिति का यह 6 जिला का ये टूर कार्यक्रम है, स्थल निरीक्षण कार्यक्रम है
और हर एक ज़िलों में अलग अलग कुछ न कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है। खास करके हजारीबाग में अगर आप देखेंगे, यहाँ के माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से बहुत सारे सवाल को उठाया, लेकिन जो पदाधिकारी थे निरुत्तर थे, उसके पास उसका ठीक से जवाब नहीं था। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मकान का किसी को अधिक रेट, किसी को कम रेट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया। और ख़ास करके एनटीपीसी जो यहाँ पर विस्थापित जो उसके चलते हो रहे हैं, वो दर के लिए बेचारे ठोकर खा रहे हैं। और रामगढ़ में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केदला 6 नंबर क्षेत्र में अवैध खनन के मुहानों को विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई रामगढ़ पुलिस, वन विभाग और सीसीएल की संयुक्त टीम ने की है। कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खनन का कार्य रामगढ़ क्षेत्र में कई स्थानों में घाटों, मांडू, कुज्जू एवं अन्य स्थानों पर किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होती है, इस पर मेरे द्वारा गंभीर स्टेप लिया जाता है और सभी वन विभाग है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, सीसीएल है, सबसे बात करके लगातार मेरे द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा जाता है थाने को इस पर कार्रवाई करने के लिए। उसी क्रम में आज घाटों ओपी क्षेत्र के केदला ओपन कास्ट के 6 नंबर में कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें कि थाना, डीसी साहब की टीम, सीसीएल की टीम, फॉरेस्ट की टीम, सभी लगातार माइनिंग की टीम सब उसमें संयुक्त कार्रवाई कर रही है। और एक कंट्रोल ब्लास्टिंग बहुत बड़े लेवल पर एक पुरानी जो एक माइंस है जो काफ़ी खोखला है, उसमें किया जा रहा है। लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग उसमें घुस के अवैध माइनिंग कर रहे हैं, तो भविष्य में इस प्रकार की कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। उसको देखते हुए त्वरित इस पर कार्रवाई करने का निर्देश मेरे द्वारा दिया गया। और यूपी के कासगंज से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां साइबर सेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने अलग अलग राज्यों में जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से 80 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। CEIR पोर्टल की मदद से चला यह ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और मोबाइल वापस मिलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और उन्होंने पुलिस का दिल से धन्यवाद किया। जनपद कासगंज की जो साइबर सेल टीम है, उनको महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें यहाँ के लोग जिनकी मोबाइल मिसिंग थी, उनके द्वारा जो पोर्टल पर सूचना दी गई थी, उसमें से आज 80 मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन थे, जिनकी कीमत करीब 27 लाख रुपए है, इनकी बरामदगी की गई है। बरामदगी करने के उपरांत ये सारे जो मोबाइल होल्डर हैं उनको आज बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो सूचना इनको मिली है कि मिल गया है, तो इनके चेहरे पे मुस्कान है। जनपद कासगंज पुलिस का ये मोटिव ही है कि इस तरीके की चीज़ों में जो भी मिसिंग चीज़ें आ रही हैं उनको बरामद करके उनको लौटाया जाए, ताकि उनके चेहरे पे मुस्कान हो सके। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इस तरीके की मिसिंग किसी भी व्यक्ति की अगर मोबाइल या इस तरीके की चीज़ें अगर मिस हो रही है, तो इमीडिएट वो पोर्टल का सहारा ले। कई बार ये होता है कुछ लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो संबंधित थाने पे जाए। हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क है, हर थाने पे वहाँ मददगार के रूप में पुलिसकर्मी नियुक्त हैं। वो उस पोर्टल पे उनका कंप्लेन लॉन्च करा देंगे और पोर्टल के माध्यम से फिर हम ट्रेस करके इसी तरीके से अभियान चला करके उनकी जो मिसिंग चीज़ें होंगी उनको बरामद करा के उनको सौंपने का कार्य करेंगे। धनबाद पुलिस एसएसपी प्रभात कुमार ने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि दवाइयां, तेल, गैस और अन्य आवश्यक सामानों की कालाबाजारी और जमाखोरी को गंभीर अपराध बताया है और उन्होंने ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोगों को मार्केट से शिकायत आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी भी कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कालाबाजारी करना हो या जमाखोरी करना हो, ये दोनों कानूनन अपराध है और ख़राब परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए अगर सामान के जो अमूमन प्राइस होता है उसे बढ़ा करके कोई बेचते हैं तो ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे संज्ञान में किसी प्रकार की कोई मैटर आता है, कोई शिकायत आती है, तो डेफिनेटली हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं आप सभी दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि
जो खराब परिस्थिति है उसका नाजायज़ फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाए। और साथ ही मैं धनबाद के सभी जिले वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी अगर शिकायत आता है तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं। वे बोकारो के सियाल जोड़ी थाना में दर्ज एक मामले में उपस्थित हुए हैं जो कि मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रेतों का एक आंदोलन था और उस आंदोलन में ग्रामीण धरना दिए हुए थे। उसी बीच थोड़ी सी कुछ बातें हुई अनबन की और कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और उसमें एफआईआर में मेरा नाम यह कहकर दिया गया है कि एक बैनर था, उस बैनर में किसी कोने में हमारी तस्वीर थी। तो उसी केस के सिलसिले में आज धनबाद कोर्ट आना पड़ा। नहीं, उस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति नहीं थी। उस कार्यक्रम में केवल हमारी तस्वीर थी और उस तस्वीर के आधार पर ही उस उक्त एफआईआर में हमारे नाम को दर्ज करवाया गया है। और कोई आरोपी है? हाँ, ऐसे तो हमारे नाम पर आंदोलन से संबंधित बहुत सारे केस हैं, उन पर समय समय पर तो आते ही रहते हैं। धनबाद कोर्ट में ही सारे केस हमारे ट्रांसफर हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें अररिया के जोकीहाट प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानपुर की छात्रा बीबी अशराना ने आर्ट्स के संकाय में पूरे बिहार में 5वां स्थान लाया है और बिहार टॉपर बनी है। बता दें कि अशराना को इंटरमीडिएट की कला विषय में 475 अंक आए हैं और विद्यालय में खुशी का माहौल है, जहां शिक्षकों ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छात्रा ने बताया कि सदर ग्रामीण इलाकों से वो पढ़ने और इस स्कूल में आती थी और उनके पिताजी किसान हैं और वो लगन से पढ़ रही हैं और आगे पढ़कर उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। और उन्होंने आगे कहा कि आज इल्म वाली ईद हुई है और अशराना ने बिहार टॉपर होने पर स्कूल के शिक्षकों को धन्यवाद भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया है। मेरा नाम असराना है और मेरे पिताजी का नाम आसिम है और मेरी अम्मी का नाम इमराना है और मैं जोकीहाट के जोगिंदर गांव की हूँ। मैंने यहीं से नाइन्थ से ही पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर है। आगे क्या बनना है? आगे चल के आईएएस बनना है। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। कितना भाई बहन है? 6। कितना रैंक लाए? 5th। भोजपुर के पीरो अनुमंडल स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर जीतू यादव समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोलीबारी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद के चलते हुए घायल लोगों को पीरो अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया है। और खबर बरेली से है, जहां आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष शिववती साहू की अगुवाई में कार्यकर्ता सेट दामोदर स्वरूप पार्क से मार्च करते हुए डीएम ऑफिस पहुंचे और सिटी रजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि यूनियन का कहना है कि सरकार ने वादे तो किए, लेकिन अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। बकाया भुगतान, बढ़ा हुआ मानदेय और उत्पीड़न रोकने जैसी मांगे लंबित हैं, जिस पर जल्द फैसला ना हुआ तो आंदोलन फिर शुरू होगा। आज का मामला ये है, हमारी आशा बहनों से सरकार ने हमारी वादा किया था कि हम वार्ता करेंगे और आपका जो रुका हुआ पेमेंट है वो भी हम मार्च 5 फरवरी में पूरा डाल देंगे। ना तो हमारा पेमेंट पड़ा है और वार्ता सरकार ने 2 बार की हमसे, 7 तारीख को की, फिर 9 तारीख को की वार्ता। लेकिन 11 तारीख को जो हमारी वार्ता होनी थी वो सरकार ने हमारी वार्ता टाल दी। वो सरकार ने हमारी वार्ता किस विषय में टाली है? क्या सरकार को हमारा करना नहीं है, या सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है हमारे साथ में, या सरकार को 2027 में वोट लेना नहीं है हमसे? ललितपुर में गल्ला व्यापारी के करीब 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई और बाइक सवार बदमाश सिलगन रेलवे क्रॉसिंग से अंडर ब्रिज के पास वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन में ये दूसरी घटना है। कल भी बाजार में टप्पेबाजी का मामला सामने आया था। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है, जबकि घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेरा बलराम सिंह नाम है, मैं पिसनारी का रहने वाला हूँ। और चाचा, आपके भाई के साथ क्या घटना घटी? मेरे भाई के साथ घटना घटी कि भैया मंडी में आड़त की दुकान भी है राधे ट्रेडर्स के नाम से, और सिलगन फाटक पे गेहूं का मिल भी लगवाए हैं।
तो ये बदमाश लोग क्या मालूम कब से महीनों से पीछे लगे हुए या कब से घात लगाए बैठे हुए थे मेरे भाई की। तो इन लोगों ने, मेरे भाई ने दुकान बंद की, बंद करके थोड़े से कदम आगे चले करीब 20 फुट, तो वहाँ पड़ोस में उन्होंने बोला कि चाय पी लीजिए। लेबर निकल गई और जी गए तो एक बानोली का लौंडा है, लड़का है, उसका नाम है राम कुमार और महादेव बानोली का, वो क्राइम व्यक्ति है। उसने आके मेरे भाई को लात मारी, तो कुर्सी वहीं चकनाचूर हो गई। राडे मार के भाई ने वो नहीं छोड़ा, तो उसने राड मारी तो हाथ बिल्कुल अलग हो गया, कहीं से फ्रैक्चर। कितने रुपए की लूट की है? कितने रुपए छुड़ा के ले गए? करीब जी तो नहीं है पता, वो बता रहे थे कि 1,60,000 या 50,000 लगभग चले गए। उसको तो जी लगा कि ये पता होगा कि 5-10 लाख दिए होंगे, इसलिए वो हम जान से हानि करने की घात में और पैसे लेने की बाबत में मेरे भाई का ज़्यादा क्षति पहुँचा दी हमने। गाजीपुर में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच इनकाउंटर हुआ। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे को पकड़ा गया। पूछताछ में जब पुलिस उसे असलाहा बरामद कराने ले जा रही थी, तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं और आगे की लीगल एक्शन की जा रही है। 21 मार्च को करीमुद्दीनपुर थाने में रामप्रसाद गुप्ता जो करीमुद्दीनपुर के निवासी हैं, एक तहरीर उनके द्वारा पुलिस को दी गई कि उनसे फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की गई और न देने की स्थिति में उनकी हत्या कर देने की बात कही गई। इस पर तत्परता से पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया। जब सर्विलांस टीम में एक्टिव किया गया, CDR वगैरह का अवलोकन किया गया, तो इसमें एक नाम प्रकाश में आया और श्रीधर वर्मा सन उर्फ छोटे सन ऑफ नंदलाल सेठ, जो करीमुद्दीनपुर का ही निवासी है। जब इस व्यक्ति के बारे में और भी जानकारी की गई कि यह आदतन अपराधी है, इसके विरुद्ध पूर्व में हत्या का प्रयास सहित 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। जब इसको पुलिस द्वारा लाया गया, पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो इसके द्वारा बताया गया कि हाँ सर, इसके लिए मैंने भी गैंग के नाम से इनको फ़ोन किया था और इसके लिए मैंने भरौली से जा करके सिम परचेज किया गया था और इसको धमकी दी गई था, अगर ये मुझे पैसा नहीं देता तो मैं इसके ऊपर कोशिश करता था। पूर्व में भी रामप्रसाद गुप्ता उनके भतीजे में फायरिंग हो चुकी है, जो वादी थे उनके ऊपर फायरिंग की जा चुकी थी। और अब हम एक छोटी सी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। टीपी नगर के एक बैंकिंग हॉल में बाइक का इंडिकेटर टूटने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। शादी में आए एक मेहमान को दर्जन भर दबंगों ने बेरहमी से पीटा, यहां तक कि उसे होटल से बाहर खींचकर लाठी डंडों से हमला किया गया। बता दें कि पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। घायल युवक की हालत नाजुक है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। होटल में बारात गई थी हमारी इस्लाम नगर से, मेरे भतीजे की, जाफरी होटल के अंदर नल के ऊपर। उसके सामने एक गोदाम है या दुकान है, वहाँ से लड़कों ने डंडे वगैरह निकाले। 15-20 लड़के थे, उन्होंने हमारे पिटाई करी है। तमंचे वगैरह उनके हाथ में थे, चक्कू थे और हमारे लड़कों के सारे सिर फुटे हैं, चक्कू मारे गए हैं। ठीक है, अब कहाँ है? अब वो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो सीरियस है इस टाइम पे, और हम कोतवाली में तहरीर देने आए हुए। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के सर्वधर्म सर्व समाज ईद मिलन कार्यक्रम में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गैस सिलेंडर की किल्लत, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा और हापुड़ और फारुखाबाद की घटनाओं का जिक्र किया। कोविड काल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए और उन्होंने शहीदों के सम्मान का मुद्दा उठाया। अजय राय ने कहा कि जनता परेशान है और कांग्रेस सड़क पर उतरकर उनकी आवाज उठाती रहेगी। गैस की भारी किल्लत है। अभी आप देखिए, एक हापुड़ में एक नौजवान साथी लाइन में लगा था और वो अभी हार्ट अटैक कर गया और एक्सपायर कर गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक घटना, इसके पहले फर्रुखाबाद के अंदर भी घटना घट चुकी है। तमाम इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सरकार केवल झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इनके भी कुछ दिन पहले मंत्री का बयान आया था हरदीप पुरी का, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं कोविड की तरह सतर्क, आप लोग सतर्क रहिएगा, कोविड की तरह भी कोई ऐसी चीज़ें आ सकती। कोविड में तो आपने छोड़ दिया था, ऐसे ही अपने हाल पे लोगों को छोड़ दिया था, बगैर ऑक्सीजन के लोग मर गए, दवा के मर गए, इलाज के बगैर मर गए। आज भी क्या स्थिति ऐसी होने वाली है? मैं कहना चाहूँगा कि देश के साथ अत्याचार अन्याय बंद करिए, सच बात बताइए, देश के साथ क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ लोगों को अवगत कराइए।
और अमरोहा के कस्बा सैदनगली में रात उस वक्त समय खास माहौल देखने को मिला जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खamenei के भारत में प्रतिनिधि अयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब का आगमन हुआ और बतारी का स्थानीय लोगों और धर्मगुरुओं ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। सैदनगली पहुंचे अयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद रहे। उनके पहुंचते ही लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आपसी भाईचारे, अमन और इंसानियत का संदेश दिया और डॉक्टर अब्दुल मजीद ने अपने संबोधन में समाज में शांति, एकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया और स्थानीय उलेमा और गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस क्षेत्र के लिए सम्मान की बात बताया और उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम इंसानियत, अमन और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किले में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ जिसमें माननीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री और के शर्मा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान से हुआ। महोत्सव के प्रथम दिवस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें लगभग 623 जोड़ों ने परिणय सूत्रों में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की और माननीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद देकर मंगलमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। जौनपुर जिले में बहुत ही अच्छे से आज जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में माननीय एमएलसी प्रिंसिपल जी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सामूहिक विवाह की योजना है, जो हमारे गरीब बच्चे बच्चियां हैं उनकी शादी में जो अड़चनें आती हैं, उसके दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए की सहायता देते हुए विशेष रूप से बच्चियों के परिवारों को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए ये योजना चलाई गई है। और इस योजना में मुझे बताया गया है कि अब तक 600 के आसपास नौ जोड़ों ने अपने अपने नामांकन किए हैं, उनकी शादी हुई है और ये संख्या अभी भी लगभग 600 के ऊपर भी जाने की संभावना बताई जा रही है। उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, जिला प्रशासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। और आप सबको जानकारी है कि मुख्यमंत्री विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता के साथ ये विवाह का पूरा समारोह संपन्न कराया जाता है। उसमें कुछ पैसा इस समारोह के आयोजन में लगता है, कुछ पैसा जैसा कि आप देख रहे हैं सामान की खरीद करके उनको त्वरित सहायता करने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ हमने सामान भी अर्पित किया है, उन सामान की का भी अर्पण होता है और 60,000 रुपया नव दंपतियों को अपना नया जीवन शुरू करने के लिए नगद भी, कैश भी दिया जाता है। इस प्रकार कैश के साथ सामूहिक विवाह का पूरा आयोजन पंडित जी और जो मुसलमान हैं उनके निकाह पढ़ने की उस तरह से व्यवस्था की जाती है और तमाम सभी प्रकार के सुंदर आयोजनों के साथ इस विवाह का आयोजन किया जाता है। मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चैती छठ महापर्व के प्रथम संध्या अर्घ पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। फुलवारी शरीफ और संपत चक, परसा बाजार, गौरी चक और जानीपुर, पुनपुन और अन्य प्रमुख घाटों पर श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ अर्पित करते नजर आए और पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष जल में खड़े होकर पूजा अर्चना करते नजर आए। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने घाटों की साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे उत्सव शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ।